हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। ठीक है, चलिए तो आज हम आप सभी के सामने मेंसुरेशन की बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। आज हम मेंसुरेशन का जितना भी फॉर्मूला है, चाहे वो बहुभुज हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, है ना, या फिर टू डी से रिलेटेड वर्ग, आयत, त्रिभुज, है ना, या फिर थ्री डी से रिलेटेड हो गया क्यूब, वेलन, शंकु, सब कुछ हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। और यकीन मानिए ये क्लास आप सभी के लिए एक रामबाण साबित होगा। ठीक है, एक भी चीज यहाँ पर बिल्कुल छोड़ा नहीं गया है। पूरा मेंसुरेशन का एक एक चीज सिर्फ फॉर्मूला से आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला एक बार आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन से एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, तो किन्हीं का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आज की क्लास में। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल का। बिल्कुल एक ही क्लास में आप सभी का यहाँ पर एंड होने वाला ये क्लास आपका। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका। सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के। सभी को पता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, उसी तरह कोण के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, समकोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण। ठीक है, तो आज हम भुजा के आधार पर पढ़ने वाले हैं सभी त्रिभुज का। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों इसकी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मान लिया जाए ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये भुजा का मान मान लिया जाए एक्स है, तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। अगर ये भुजा का मान हमने ए माना, तो ई ए है तो ई भी ए होगा, ई भी ए होगा। इसका सब जो भुजा है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए हमारे साथ रिवाइज करिए। समबाहु त्रिभुज का अगर एरिया बोले तो क्या करना है आपको, √3/4 गुना भुजा, सॉरी √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा की बात करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, याद रखिएगा, इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर ऊंचाई पता हो तो आप इसका भुजा निकाल सकते हैं, और भुजा पता हो तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, 2/√3 गुने ऊंचाई क्या होता है, इसकी भुजा होती है। अगर ऊंचाई की फॉर्मूला पूछे तो √3/2 गुना क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें तीन ही फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो √3/2 गुने भुजा होता है। अगर इससे भुजा पूछ ले तो 2/√3 इंटू हाइट लगा करके आप ये फॉर्मूला आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं इसमें। चलिए अब दूसरा त्रिभुज की बात करते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है आपका, अरे यहाँ नीचे आ जाएगा। देखिए दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, है ना। पूरा फॉर्मूला आपको एक ही क्लास में हम रिवाइज करवाने वाले हैं आप सभी के सामने। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, b/4 √4a² माइनस बी स्क्वायर। अब सर ये कहाँ कहाँ क्या रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान हो। कितना भुजा समान हो, तो जिसकी दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। चलिए हमने यहाँ पर ले क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, समान हो। जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, समान हो। मान लिया जाए
दो भुजा हो सकता है, ये भुजा और ये भुजा हम समान रहेगा, और ये भुजा क्या रहेगा, अलग रहेगा, तो हम उसको समद्विबाहु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु बोलेंगे। ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो इसको क्या मानेंगे, सी मानेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, ए बी बराबर रहेगा ए सी के, और बी सी के क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा। तब हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो है, चलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों को मान लेते हैं, ये भुजा ए है, ये तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि दोनों समान होता है। और ये जो नीचे वाला भुजा है, इसको हम क्या मानेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, नीचे वाले भुजा का 1/4 यानी कि b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b², इतना लगाना है आपको फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। जैसे ये 5 दे देगा, ये भुजा भी 5 दे देगा, और ये दे देगा मान लिया जाए 10, तब आप क्या करेंगे, तो ये दोनों भुजा को क्या करना है, अंदर में रखना है, यानी कि b/4, ठीक है, 4a², b/4 4a² माइनस b²। ठीक है, याद हो गया है सबको। अब देखिए, अगर इसकी ऊंचाई की बात करिएगा, तो यहाँ पर आपको सेम लिखना है, रूट अंडर 4a² माइनस b², बस हाइट को सिर्फ 2 से भाग दे देना है। ठीक है, क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाना है, by4 नहीं लिखना है इसमें, और क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। और ये वैसे आपको अगर ये इस तरह से दिया रहेगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ से आप जब लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और ये कोण पता रहेगा, नीचे वाला पता रहेगा, तो इसका आधा करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई भी पता कर सकते हैं, जिसको लंब कहते हैं। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला भी लगा करके निकाल सकते हैं, इतना बड़ा लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे एकाक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें इसका जरूरत पड़ेगा, सिर्फ आप आधार और ऊंचाई यहाँ से लंब डाल करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बात करते हैं अगला फॉर्मूला का। चलिए ध्यान से सब लोग एक बार समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एमटीएस का भी एग्जाम हो रहा है आपका, अभी फिलहाल अभी और भी एग्जाम आने वाला है। तो उन सभी चीजों को हम एक ही चीज में, अब देखिए इसी में आता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें इसका एक कोण क्या रहेगा, समकोण रहेगा, मतलब 90 डिग्री का कोण रहेगा एक जगह। ठीक है, इसका एक कोण क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका, और यहाँ पर आपका एक कोण रहेगा 90 डिग्री। अब मान लेते हैं कोई भी दो भुजा बराबर है, ठीक है, ये बराबर है इसके, ये बराबर अलग है। ठीक है, तो अगर इस समकोण समद्विबाहुज का क्षेत्रफल पूछे, तो 1/2 गुने भुजा स्क्वायर बस लगा दीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा। 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जाम में अगर यही छोटा सा फॉर्मूला ना याद रहे तो पसीना छूट जाता है। ठीक है, किसी का एक नंबर का वैल्यू, एक एक नंबर से इंसान का सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, तो एक एक चीज को अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर कोई फालतू फॉर्मूला नहीं लिया गया है, एक भी फालतू फॉर्मूला नहीं ले लिए यहाँ पर, सिर्फ वही लिए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल एक नंबर यहाँ से आप बिल्कुल फिक्स रखिए, अगर 2 नंबर पूछा जाता है मेंसुरेशन का किसी भी एग्जाम में, तो 2 नंबर का बनेगा। अगर यहीं से यहाँ पर आपका कर्ण पूछ दे, कर्ण का मतलब यानी कि बी की लंबाई, ये जो एसी है इसकी लंबाई पूछ दे, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √a√2, यानी कि भुजा गुना √2। क्या करेंगे, जो भुजा समान रहेगा, जो भुजा समान रहेगा उसको रखना है, जो भुज यानी समान भुजा, और इंटू क्या करेंगे, √2 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा, कर्ण बराबर, कर्ण का मतलब हो गया सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये दोनों भुजा तो समान रहता है ना। चलिए क्लियर है यहाँ तक। कर्ण, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, कर्ण का किसी को फॉर्मूला याद नहीं रहता, अगर आपको याद रहता है a√2, यानी कि जो समान रहेगा भुजा उसको यहाँ रखना है, √2 से गुना कर देना है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। समद्विबाहु हो गया, और कौन छूटा, चलिए अब बात करते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए
तो ध्यान से समझिएगा, एक एक फॉर्मूला को आपको बस इसी का याद रख लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए, विषम बाहु त्रिभुज में क्या करेंगे हम। अगर बात करें विषम बाहु त्रिभुज का, देखिए विषमबाहु त्रिभुज में क्या रहेगा, तीनों का तीनों भुजा क्या रहेगा, असमान रहेगा, ठीक है। तीनों का तीनों भुजा क्या रहेगा, जब देखिए कि कहीं पर मान लीजिए त्रिभुज का दिया हुआ है बायोडाटा कि जो ए बी है वो 5 है, बी सी 6 है और ए सी 8 है, यानी तीनों भुजा अलग अलग रहेगा, तब आपको उस कंडीशन में क्या करना है, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्लियर है सब लोग। तो विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हीरोन सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र लगेगा, हीरोन सूत्र। ध्यान से सुन लीजिए एक बार कि हीरोन सूत्र का प्रयोग प्रयोग हम कब करेंगे, जब त्रिभुज के तीनों भुजा का मान क्या रहेगा, असमान रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, तीनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। तब हम उस कंडीशन में हीरोन सूत्र लगाएंगे। या फिर ये 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये हर त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आ जाता है, ठीक है। कैसा भी त्रिभुज हो, अगर इसको लगाने से आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये है आपका क्षेत्रफल। अगर इससे पूछे तो यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी। सबसे पहले बात करते हैं यस। यस क्या है, एक अर्ध परिमाप है, और यस का वैल्यू कब निकलेगा, जो भुजा दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ देना है, ठीक है। और बटा 2 कर देंगे तो यस का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पर यस का वैल्यू रखना है, जहां से हम यस निकालेंगे। जैसे त्रिभुज का तीनों भुजा का मान दे दिया 8 5 6, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो हमारा यस का मान निकल जाएगा। और यस का मान रख देंगे और पहला भुजा से घटाते हुए चलेंगे, ठीक है, और उसका रूट निकाल देना है, तो आप यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया। अगर इसकी अंतः त्रिज्या की बात करें, अगर इसकी अंतः त्रिज्या की बात करें तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है फॉर्मूला से, और बटा कर देना है यस, यानी कि अर्ध परिमाप, जो यस का वैल्यू निकलेगा उससे भाग दे देना है। तो इसका किसका अंतः त्रिज्या, तो विषमबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। जैसे किसी वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ रहता है ना, देखिए अगर मान लिया जाए ये त्रिभुज है और इसकी किसी वृत्त के अंदर आ जाए और इसकी अंतः त्रिज्या पूछ ले, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर पूछ ले तो उसको अंतः त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और इस अंतः त्रिज्या अगर पूछ ले तो क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा क्या कर देना है, अर्ध परिमाप, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर दिया। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, ठीक है। अगर बाह्य त्रिज्या बोल दे, मतलब कोई कोई किसी वृत्त के बाहर, मतलब कोई वृत्त ही किसी त्रिभुज के अंदर आ जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बीच में वृत्त रहे और बाहर से किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज आ जाए तो इसको कहते हैं बाह्य त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर पूछ लिया जाए बीच का, त्रिभुज की त्रिज्या, ठीक है। तो बाह्य का मतलब त्रिभुज क्या रहेगा, बाहर रहेगा, और अंतर त्रिज्या में त्रिभुज अंदर रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आपका कि त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का गुणनफल, ठीक है। त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का गुणनफल यहाँ देना है, और बटा 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंतः त्रिज्या में त्रिभुज के क्षेत्रफल में एस से भाग देना है, अर्ध परिमाप से भाग देना है। और अगर विषमबाहु त्रिभुज का बाह्य त्रिज्या पूछ ले आपसे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना है, गुना कर देना है, और बटा 4 से त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को गुना कर देना है। जैसे कोई विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसका तीनों भुजा दिया हुआ है 3 4 5 मान लेते हैं हम, है ना, मान लिया हमने। तो तीनों को गुना कर देना है, 5 या 15 चौका 60, और 60 बटा क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके 4 से गुना करके भाग दे देना है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो अभी हम लोग त्रिभुज में ही है, और भी फास्ट तरीके से करेंगे तो उधर है ना। चलिए टेंशन ना लें, बिल्कुल रिवाइज करेंगे शुरू से अंत तक, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें सारा कुछ बनना चाहिए, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये सब फॉर्मूला पर ही रिवीजन है, ठीक है। ये तो सबको पता होगा कि समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज से सब लोग भली भांति परिचित होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग इसका यूज हर बार, इसका डेली यूज करते हैं समकोण त्रिभुज का। चलिए देख लीजिए एक बार ध्यान से, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो इसका एक कोण क्या रहेगा, समकोण रहेगा, मतलब 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज तो सभी को पता है, समकोण त्रिभुज जिसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करते हैं, कर्ण लंब और आधार। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, लंब हो जाता है, लंब हो जाता है, नीचे वाला आधार हो जाता है और यहाँ वाला कर्ण हो जाता है। ये तो इतना सबको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी इसका निकाल सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला जो है आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी अभिलंब की बात करें, इसका अगर लंब पूछ ले तो क्या करेंगे, लंब गुने आधार बटा कर्ण करेंगे तो इसका लंब निकल जाएगा, बीच वाला लंब। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ से हम कोई लंब डाल दिए, इस पर यहाँ से कोई लंब डाल दिए, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर लंब डाला हुआ है। अगर इस लंब की लंबाई पूछ ले तब क्या करना है, आधार गुना लंब को कर्ण से भाग दे देंगे हम, तो इसका अभिलंब की लंबाई आ जाएगा। अभिलंब इसमें क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, है ना। बीच से क्या रहेगा, यहाँ पर हम एक जैसे फिर से दिखा देते हैं आपको, अगर अभिलंब कैसे हो जाएगा इसमें, तो देखिए ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से अगर हमने यहाँ से अगर कोई लंब डाल दिया जाए और इसकी लंबाई को पूछ ले, तो जो ये लंब है और ये जो आधार है, ये दोनों को गुना करके हम कर्ण से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये अभिलंब की लंबाई आ जाएगा। और अगर इसकी अंतः त्रिज्या बात करें, मतलब कोई समकोण त्रिभुज किसी वृत्त के अंदर हो और उस वृत्त की त्रिज्या पूछ ले, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, लंब प्लस आधार माइनस ऊंचाई माइनस कर्ण कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो उसकी अंतः त्रिज्या आ जाएगी, किसकी, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, और इसी समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या अगर पूछ दे, मतलब इसी समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त आ जाए तो उसको परित्रिज्या, अभी हमने बताया कि त्रिभुज अगर बाहर रहे तो परित्रिज्या पूछेगा, त्रिभुज अगर वृत्त के अंदर रहे तो उसकी अंतः त्रिज्या पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो परित्रिज्या क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर देंगे, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हाइट हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटा 2 कर देंगे तो इसकी परित्रिज्या आ जाएगा, किसका, समकोण त्रिभुज का। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है यहाँ तक किसी को भी। ठीक है, तो ये था आपके सामने इसका त्रिभुज का फॉर्मूला। अभी और हम लोग सीखेंगे, इसमें देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं है। चलिए, कुछ नहीं छूटा है इसमें, ठीक है, सारा कुछ हमने बता दिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, 2D में ही आ जाता है ये आपका आयत, क्या आ जाता है, 2D में ही आपका आ जाएगा आयत। अगर पूछ ले आयत, तो आयत में कुछ बातें भी आप याद रखिएगा कि आयत का जो विकर्ण होता है ये एक दूसरे के समान, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भाग में बांटते हैं। जैसे ये आयत है और इस पर हमने विकर्ण डाल दिया, इधर विकर्ण डाल दिया, तो मतलब जितना दूर ये लंबाई होगा उतना ही दूर ये हो जाएगा, और जितना दूर इधर लंबाई हो जाएगा उतना ही दूर क्या होगा, इधर लंबाई हो जाएगा। तो ये अपने अपने को 90 डिग्री पर तो काटेगा ही, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये बात सभी को पता होगा। ठीक है, और इसका विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में बांटते हैं। आयत का क्षेत्रफल बताने का तो जरूरत ही नहीं है, बच्चा बच्चा को पता है, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। इसकी परिमाप की बात करें तो 2 × L + B होता है। वैसे हमारे लिए जरूरी है तो इसको हम लोग को थोड़ा सा याद भी रखना है, सबको याद भी है। अगर आयत के विकर्ण की बात करें तो √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इतना सबको पता है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछ दे उसमें हाइट जरूर रहेगा। वैसे ये तो आ जाता है घनाभ में, लेकिन हमने यहीं पर बता दिया क्योंकि आकृति दोनों का सेम होता है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2h × L + B, है ना। मान लीजिए कोई कमरा का हाइट दे दिया, लंबाई चौड़ाई हमको पता है, तो 2 × उसका जो हाइट है वो हो जाएगा, और L + B करना है, यहाँ पर गुना नहीं करना है। कई लोग यहाँ पर हड़बड़ में क्या करते हैं, बीच में गुना का साइन लगा देते हैं, क्योंकि गलत हो जाता है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2h × L + B, यानी कि 2 गुना हाइट इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखिएगा, हम आगे देखिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं वर्ग का। ठीक है, आगे किसका बात करेंगे, हम लोग वर्ग के बारे में सीखेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी आप सबके लिए, ध्यान से समझिए। अगर सभी को किन्हीं को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो उनका रिवाइज हो जाएगा एक बार देख लेने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज याद तो रहता है मन में, लेकिन
हम भूल जाते हैं, ठीक है। लगेगा हमको कि याद है, लेकिन जब फॉर्मूला आएगा ना वैसा क्वेश्चन तो रुला देगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में। इसलिए इसको परफेक्टली तरीके से रिवाइज करिए। तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। एक और इसका फॉर्मूला होता है, अगर विकर्ण दे दे किसी वर्ग का, अगर विकर्ण पता है हमको, वैसे विकर्ण तो दोनों बराबर ही रहेगा, है ना। वर्ग में प्रत्येक कोण, सारा भुजा का मान बराबर ही होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इतना बात सबको याद रखना है। अगर इसका क्षेत्रफल बोले तो किसी एक भुजा का मान दिया हुआ है तो भुजा का स्क्वायर, या इसका विकर्ण का मान दे दिया और इसका क्या पूछ लिया जाए क्षेत्रफल, तो विकर्ण का स्क्वायर को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 करने पर क्या निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, ये स्क्वायर सिर्फ ऊपर वाला पर स्क्वायर लगाना है, नीचे वाला पर नहीं लगाना है, ठीक है। अगर इस वर्ग का क्या पूछे, विकर्ण पूछे, तो √2 गुने भुजा, भुजा अगर पता हो तो वर्ग है ना, और इसका विकर्ण पूछ ले तो √2 को अगर हम भुजा से गुना कर देंगे तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा, विकर्ण का मान आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर अंतः त्रिज्या बोल दे, कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज, ये जो वर्ग है आपका, ये है आपका वृत्त, अब वृत्त जो वृत्त अगर अंदर रहे, है ना, और वर्ग बाहर रहे तो यहाँ से आपका बाह्य त्रिज्या पूछेगा। क्या पूछेगा, बाह्य त्रिज्या। लेकिन अगर कोई वर्ग ही अंदर हो किसी वृत्त के अंदर, तो हम बोलेंगे इसको क्या, अंतः त्रिज्या पूछेगा। क्या पूछेगा, अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो क्या करना है, इसका अंतः त्रिज्या अगर पूछ लेगा, वर्ग का अंतः त्रिज्या, तो भुजा को 2 से भाग दे दीजिए, इसका अंतः त्रिज्या आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर बाह्य त्रिज्या बोले तो भुजा को √2 से क्या करना है, भाग दे देना है ना। भुजा बटा √2 क्या होता है, बाह्य त्रिज्या। याद रखिएगा, बाह्य त्रिज्या में वर्ग बाहर रहेगा, अंतः त्रिज्या में वर्ग क्या रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चतुर्भुज का, ठीक है। चतुर्भुज का हम लोग बात करते हैं, चतुर्भुज का हम लोग बात करते हैं। वैसे चतुर्भुज क्या होता है कि बंद चारों, जिसमें 4 भुजा हो चतुर्भुज, है ना, जिसमें 4 भुजा हो, 2D के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो जिसमें 4 भुजा हो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। चलिए तो सम चतुर्भुज सबसे पहला बात करते हैं हम लोग। सम चतुर्भुज का अगर पूछ ले तो यहाँ से याद रखिएगा, सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने D1 गुने D2, मतलब पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये होता है सम चतुर्भुज, प्रत्येक को 90 डिग्री का रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का ही बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो सम चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल बोले 1/2 गुने D1 गुना D2, मतलब पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अगर सम चतुर्भुज की भुजा की बात करें तो 1/2 गुने √अंडर D1 का स्क्वायर और प्लस, गुना नहीं करना है, याद रखना है, साइन तो हमेशा भूलता है स्टूडेंट, इसलिए ध्यान से समझिए। अगर इसकी भुजा करे, पूछे सम चतुर्भुज की भुजा क्या हो जाएगा, तो 1/2 और गुना करना है √अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण को स्क्वायर में जोड़ना है। और एक और इस रिलेशन को याद रखिएगा कि सम चतुर्भुज का जो भुजा से रिलेटेड विकर्ण का बीच में क्या संबंध है ना। कोई एक का मान दे देगा आपसे, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, तो 4 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर होता है पहला विकर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, है ना। इसको हमने कलर कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोई एक चीज का, एक विकर्ण का 2 विकर्ण का मान देके डायरेक्ट भुजा पूछ दिया, तब हम क्या करेंगे, है ना। तो 4 गुने जो भुजा का स्क्वायर होता है वो दोनों विकर्ण के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में ही अभी भी बहुत कुछ छूटा हुआ है, एक सेकेंड।
है ना। यहाँ समबाहु त्रिभुज का जो कुछ फॉर्मूला था यहाँ पर छूट गया, ठीक है। इसमें भी अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए, एक बार छूट गया गलती से, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर अगर पूछ ले अंतः त्रिज्या, तो क्या करेंगे, भुजा को भुजा बटा 2√3 होता है, ठीक है। और इसकी परित्रिज्या पूछे यानी बाह्य त्रिज्या, तो क्या करेंगे, भुजा बटा √3, और परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर होता है। चलिए हम जहाँ थे वहाँ आ जाते हैं। चलिए क्लियर है, तो सम चतुर्भुज तक क्लियर हो गया सबका। अब बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। समानांतर चतुर्भुज का अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल वगैरह, तो हम क्या करेंगे। चलिए देखिए, समानांतर चतुर्भुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये आयत का काम करता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज एक तरह का क्या है, आयत ही होता है, आमने सामने बराबर, और आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब, है ना, ध्यान से आप देख ही रहे होंगे, और जिसको क्या कहते हैं, हम हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, परिमाप भी बराबर होता है, वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, यानी कि उसमें लंबाई गुना ऊंचाई, यही इसका आधार है ना। और वो आयत में क्या होता है, यही आधार लंबाई का काम करता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कहते हैं, है ना। तो आयत इसका क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, और परिमाप पूछे तो 2 × L + B, ठीक है। और इसका जो विकर्ण होता है, इसका जो डायगोनल होता है विकर्ण, ठीक है, ये क्या होता है, इसके बीच रिलेशन होता है कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 × A² + B², ठीक है। जहाँ AB क्या है, तो AB इसका भुजा है, यानी कि पहला भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप हीरोन सूत्र भी लगा सकते हैं, हीरोन सूत्र से क्या निकलेगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। चलिए ठीक है, वैसे हीरोन सूत्र का यहाँ पर जरूरत ही क्या है ना, हीरोन सूत्र का यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, गलती से यहाँ पर आ गया होगा। वैसे देखिए, यहाँ पर हीरोन सूत्र यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर काम के लिए ही आया है, ठीक है, बेकार नहीं है। देखिए, अगर हीरोन सूत्र से आप इस क्या कह सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे, तो अर्ध परिमाप में क्या हो जाएगा, A + B + D हो जाएगा, जहाँ AB भुजा है दोनों, और D क्या है, इसका विकर्ण है, बटा 2 कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, S का वैल्यू निकल जाएगा। और S का वैल्यू जैसे ही निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × S - A, S - B और S - C करते थे त्रिभुज में, तो यहाँ S - D कर देना है, जहाँ D विकर्ण है, A और B क्या है, इसका भुजा है। तो यहाँ से भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि हर टॉपिक का 3 से 4 फॉर्मूला, ज़्यादा नहीं है, बस कम है, या अगर आप इसको याद करना चाहें, ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल कितना देर लगेगा, 1 घंटा, टोटल 2D 3D दोनों हो जाएगा 1 घंटा में, है ना। आप बैठ करके इसको PDF निकाल लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समलंब चतुर्भुज, यही है, देखिए समलंब चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज पूछ दिया जाए तो इसमें क्या होता है, ये है, देखिए समलंब चतुर्भुज, यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला भुजा छोटा होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया हम, जिसको हाइट कह सकते हैं, ये आपका विकर्ण हो गया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसकी भुजा हो गई, ऊपर वाला भी भुजा हो गया, और ये भी भुजा, यानी कि चारों भुजा क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ गया। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, मतलब ये जो समानांतर भुजा है AB, इसका योग कर देना, यानी 1/2 गुने ऊंचाई यानी हाइट प्लस इंटू A + B कर देना है, तो यहाँ से समानांतर चतुर्भुज का आ जाएगा। इसके अलावा विकर्ण के बीच क्या रिलेशन होता है, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है C²। C क्या है ना, एक साइड की भुजा है, प्लस D का स्क्वायर, D क्या है, तो D आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरी भुजा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डी देखिए, यहाँ पर सब कुछ दर्शाया गया है, तो डी क्या है, ये हो जाएगा। वैसे आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए इसका क्षेत्रफल, बाकी सब ऐसा ही है,
अगर वैसा जरूरत पड़े विकट कंडीशन में तो आप ये चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक याद रखिए, इसमें एक ही चीज पूछा जाता है, विकर्ण के बीच रिलेशन भी अगर आप याद रखते हैं तो इसका विकर्ण भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई हेजिटेशन नहीं, कोई भी डाउट नहीं किसी किन्हीं का, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पर क्या छूटा हुआ है, हाँ अर्धवृत्त। चलिए पहले हम वृत्त की सर्कल की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है सर्कल। सर्कल से आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए सर्कल की अगर हम बात करें तो ये आपकी त्रिज्या होता है, इसकी सेंटर से लेकर के दूरी पूरा व्यास होता है, अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। परिधि क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ये सर्कल पर दौड़ना चाहे, यहाँ से शुरुआत किया पूरा आकर के फिर से यहीं पर आ गया, तो ये पूरा इसका परिधि तय हो गया। ठीक है, तो कहीं पर पूछा जाता है कि सर्कल है ना, सर्कुलर एक क्या है आकृति है, और इसके चारों बगल कोई लड़का एक बार दौड़ा 2 बार दौड़ा तो कुल लंबाई क्या होगी, तो उसकी परिधि निकाल करके जितना बार दौड़ा उससे गुना कर दीजिए, है ना। तो याद रखिएगा 2 पाई आर आ जाएगा। क्षेत्रफल तो बीच वाला एरिया होता है, ये पूरा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। और चाप की लंबाई, चाप क्या होता है, तो ये होता है चाप, यहाँ से वृत्त का जो है एक ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी ही क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो चाप का लंबाई क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर, θ/360 गुना 2 पाई आर। अगर त्रिज्यखंड का पूछे तो ये होता है त्रिज्यखंड, मतलब एक तरह से इसके अंदर त्रिभुज ही बन जाता है यहाँ से, ये है आपका त्रिज्यखंड। तो अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान भी दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, इस थीटा का मान भी दिया रहेगा कि इतना डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई क्या होगा, और है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो यहाँ से क्या रहेगा इसका दिया हुआ रहेगा। तो चाप की लंबाई बराबर एक और रिलेशन याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ये देख लीजिएगा। अगर इसकी त्रिज्या दे दे और कोण दे दे और बोल दे कि चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, त्रिज्या दे दे और कोण दे दे और चाप की लंबाई अगर हमसे पूछ ले तो क्या करेंगे, तो चाप की लंबाई बराबर होता है कोण गुना त्रिज्या, या आपसे चाप की लंबाई दे करके कोण दे करके त्रिज्या पूछे तो भी आप यहाँ पर से ये फॉर्मूला पर लगा करके क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो चाप की लंबाई बराबर कोण गुना त्रिज्या। वलय का क्षेत्रफल, ये देखिए वलय है, यहाँ से यहाँ तक की जो है बड़ी त्रिज्या बड़ी आर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा छोटी आर मान लेते हैं, है ना। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि बड़ी पाई आर स्क्वायर माइनस छोटी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को घटा लिए और यहाँ पर पाई कॉमन है, तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर इस वलय का परिमाप पूछे तो 2 पाई आर 2 पाई एल 2 पाई आर कर देना है ना, 2 पाई आर यानी कि 2 पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका परिमाप, यानी कि जिसको हम परिधि कह सकते हैं। परिधि, वृत्त में तो परिधि ही होता है, तो वृत्त वलय का अगर परिधि पूछ ले तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। बड़ी आर हमने बता दिया, छोटी आर का मान बता दिया। ठीक है, और वलय की मोटाई अगर पूछ ले, यही पूछा जाता है बार बार कि वलय की मोटाई क्या हो जाएगा, तो बड़ी आर को छोटी आर से घटा दीजिए, वही उसका मोटाई हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पर हमने ले लिया वलय, बाहर वाला का त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लीजिए 10 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा 6 है। बोलेगा मोटाई कितना है, तो बड़का में छोटका घटा दीजिए, आ जाएगा 4, इसका मोटाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए ये तो वृत्त हो गया, वलय हो गया। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त का, अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त का, तो ध्यान से देख लीजिए इसको भी एक बार। अर्धवृत्त का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करेंगे, अर्धवृत्त का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बस बड़ा वाला उसमें क्या होता था पाई आर स्क्वायर, और इसमें बस 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। अर्धवृत्त इस तरीके से रहेगा, सॉरी अर्धवृत्त इसमें क्या रहेगा इस तरीके से रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का इसका दूरी क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो अगर इसकी परिधि पूछे तो पाई आर लेना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई ले लेना है और ये आर ले लेना है, अब प्लस 2 आर देखिए ये दोनों, क्योंकि पूरा इसका अथी आ जाता है, इसका पूरा डायगोनल व्यास आ जाता है। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसकी परिधि क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर इसकी परिधि हो जाएगा, यानी कि पाई आर प्लस डी भी कह सकते हैं 2 आर को, तो पाई आर प्लस डी भी हो जाएगा इसका अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला, है ना।
एक एक चीज को अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि एक भी फॉर्मूला हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर पूछ ले, अगर मान लिया जाए ये कोई अर्धवृत्त है और इसके अंदर कोई, ये देखिए अर्धवृत्त है, इसके अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है, तो अगर इसका पूछ ले कि इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्या अगर आपको पता है तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिज्या का बस स्क्वायर कर देना है, तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गया सबको। तो अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो त्रिज्या का डायरेक्टली स्क्वायर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब 3D पर आ जाते हैं, है ना। सबसे पहले बहुभुज का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुभुज से भी क्वेश्चन आता है। देखिए कुछ भी यहाँ पर हमने नहीं छोड़ा है। तो बहुभुज का क्या होता है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, याद रखिएगा। यानी कि आंतरिक कोण पता हो, बाह्य कोण पूछे तो 180 में डायरेक्ट घटा के निकाल देंगे। बाह्य कोण पता हो, आंतरिक कोण पूछे तो 180 में डायरेक्ट भाग दे के बता, है ना, माइनस करके बता देंगे कि क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब विकर्णों की संख्या पूछा जाता है, इसको बिल्कुल वीवीआई कर लीजिए, कई बार पूछा है। विकर्णों की संख्या क्या होगा, भुजा अगर पता हो तो विकर्ण क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 3/2। जैसे मान ले जाए कि भुजा किसी का 8 है, कोई बहुभुज है, उसमें भुजा क्या है, 8 है, 8 भुजा से बना कोई बहुभुज है, और उसका विकर्ण बोलेगा तो 8 गुने 5/2, क्योंकि 3 घटा देंगे 5 में। और अगर बाह्य कोणों का योग पूछे, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का योग बोलेगा तो टोटल बाह्य कोण का योग कितना हो जाता है, 360 डिग्री के बराबर। प्रत्येक बाह्य कोण की मान पूछे, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या करना है, 360 में इस भुजा से भाग दे देना है, जितना भुजा का वो बहुभुज है 360 में भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं सब लोग। चलिए आगे देखिएगा, प्रत्येक अगर आंतरिक कोण का मान बोलेगा तो n इंटू एन माइनस 2 इंटू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान से सभी फॉर्मूला नोट करिए, एक भी फालतू नहीं है, ठीक है। जो लोग तैयारी करते होंगे अच्छे तरीके से उनको पता होगा कि ये सब फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और प्रत्येक आंतरिक कोण सिर्फ पूछे, यहाँ योग लिखा हुआ है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछे तो n-2/n, यानी n क्या है, भुजा, भुजा -2/n और गुना 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, n-2/n और गुना क्या कर देना है, 180 डिग्री आ जाएगा इसका प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। अब 6 नंबर फॉर्मूला देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पर बहुभुज का अगर परिमाप पूछ ले आपसे, भुजा दे दे, भुजाओं की लंबाई दे दे, भुजाओं की संख्या दे दे, और अगर इसका परिमाप पूछ ले तो आप क्या करेंगे, तो बहुभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली कि भुजाओं की संख्या गुना भुजाओं की लंबाई, यही होता है बहुभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप आ जाएगा, दोनों को गुना करने पर। समझ में आ रहा है। या फिर भुजाओं की संख्या दे देगा और भुजाओं का परिमाप दे देगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कितना भुजाओं की लंबाई बताइए, तो आप लगा सकते हैं। तो इसको भी स्टार लगाइए, क्योंकि कई बार पूछा है एमटीएस में। चलिए अब देखिए, डायरेक्टली अगर आपका बाह्य कोण पता रहेगा तो आप भुजा की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बोल दिया कि बाह्य कोण का मान कितना है, बाह्य कोण का मान 30 डिग्री है, तो भुजा की संख्या बताइए। तो डायरेक्टली आप 360 में इस 30 को भाग दे दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, 12×3 = 36, यानी कि 12 भुजा आ जाएगा। वैसे मान लिया जाए कि अगर दे दे अंतः कोण का मान दे दे आपका, मान लिया जाए अंतः कोण है 90 डिग्री, अंतः कोण कितना है, 90 डिग्री, तो आप यहाँ से पूछेगा भुजा की संख्या, तो डायरेक्टली अभी हमने बताया कि अंतः प्लस बाह्य क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। या अगर 45 डिग्री दे दे तो क्या करेंगे, 180 में डायरेक्ट 45 घटाइए, है ना, कितना आ जाएगा, जितना आएगा उसको 360 से भाग दे देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगा। तो बहुत काम का ये फॉर्मूला है। भुजा पूछे तो 360 बटा बाह्य कोण, बाह्य कोण निकाल, अंतः कोण दिया है तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं, 180 में घटा के भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलिए, वैसे तो ये सबसे क्वेश्चन उतना आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो हम यहाँ पर 3 फॉर्मूला और बता देते हैं, उतना तक ही जरूरी है। ठीक है, देखिए अगर रहे षष्ठ भुज की अंतः त्रिज्या पूछे तो √3/2 गुना भुजा। वैसे इसको आप ना भी याद रखे तो चलेगा, कभी
एकाक बार आया है, ज्यादा पूछा नहीं है इस पर क्वेश्चन। तो षष्ठ भुज की अगर अंतर त्रिज्या पूछे तो √3/2 गुने भुजा, परित्रिज्या पूछे तो वही परित्रिज्या को ही भुजा का रूप दे दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर सम अष्टभुज का क्षेत्रफल पूछे तो सम अष्टभुज का क्षेत्रफल पूछे तो 2 इंटू √2+1, अब गुना क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, वैसे ये 3 फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला जितना हम बताए हैं उसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग घन का। तो घन में सभी को पता है कि 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है और 8 शीर्ष होता है ना। 6 सतह, 12 किनारा, 8 शीर्ष होता है। तो घन के आगे हम लोग 3D में, अब 3D को हम लोग बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि इसमें कुछ उतना रहता नहीं है। किनारों की संख्या 12 होता है, शीर्ष की संख्या घन घनाभ में सेम होता है, ठीक है, घन घनाभ में सेम होता है। तो घन में किनारा 12, शीर्ष कितना होता है 8, ठीक है, और सतह भी कितना होता है 6 होता है। तो घन का आयतन पूछे तो ये डायरेक्टली याद रखना है भुजा क्यू। घन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का अगर आयतन पूछे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो और अगर आपसे आयतन पूछ ले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का √6 कर देंगे, उसकी सतह से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, घन का आयतन आ जाएगा। घन का विकर्ण अगर बोलेगा तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। और वर्ग का वहां पर वर्ग जो था, वर्ग का अगर विकर्ण क्या था, √2 गुना भुजा था ना। तो यहाँ पर इसका घन का विकर्ण बोलेगा तो √3 गुना क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। चलिए अब घनाभ में बात करते हैं, क्योंकि ये सब रटने वाला चीज है, ये सबको आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। जितना आप समझिएगा उससे अच्छा इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो घनाभ में भी सेम होता है, 12 किनारा 8 शीर्ष और 6 सतह होता है, ठीक है। चलिए, घनाभ का अगर आयतन पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आपका ये घनाभ हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये होता है घनाभ जिसमें लंबाई ये है, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा और ये हो आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, लंबाई, ये हो जाएगा ऊंचाई और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा इसका आयतन। चलिए, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर घना इसका क्या रहेगा, एरिया दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका ये घनाभ है ना, तो यहाँ पर तीनों का एरिया दिया रहेगा। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पर ले लिए ये आपका बुक, ठीक है, ये आपका घनाभ क्या आकृति का है। तो ये घनाभ क्या आकृति का है, तो इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल पता होगा, इस सतह का क्षेत्रफल दिया रहेगा। और ये जो चौड़ाई है आपका, ये जो चौड़ाई है जहाँ पर ये धागा मारा हुआ है, ठीक है, ये जो ऊंचाई है इसका क्षेत्रफल दिया रहेगा और इसका क्षेत्रफल दिया रहेगा। आप पूछ देगा कि घन का आयतन क्या होगा, तो डायरेक्ट तीनों का क्षेत्रफल को गुना करके रूट चढ़ा दीजिए, आप वहां से क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ये फंसाने वाला क्वेश्चन और ये देता भी है, ठीक है। जहाँ A1 A2 A3 क्या है, तीनों सतह का क्षेत्रफल है। अगर इसकी विकर्ण की बात करें तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में करके रूट चढ़ा दीजिए, आपका घनाभ का क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। अगर घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो अभी हम आयत में बता चुके हैं 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जहाँ एल बी एच क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो इसका 2 फॉर्मूला हो सकता है, तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर और माइनस कर देंगे विकर्ण का स्क्वायर। तीनों भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर से भी आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। और यहाँ से आप तो अगर पता रहेगा तीनों भुजा तो 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एल एच से भी आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं, सब में समझ रहे हैं सब लोग। चलिए, क्योंकि ये सब रटने वाला चीज़ है, फॉर्मूला वगैरह, इसका कोई ट्रिक फ्रिक नहीं होता है। बेलन का अगर आयतन पूछे आपसे तो डायरेक्टली याद रखिएगा πr²h, यहाँ आर त्रिज्या है, h इसका हाइट है, ये आपका बेलन का आकृति हो गया इस तरीके से। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा और ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन πr²h, पाई क्या है पता है, 22/7 इसका मान होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो सिंपली क्या करना है, 2πr² 2πr² प्लस 2πrh, यानी कि
है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों जो त्रिज्या जिस पर बना होता है ये दोनों क्या है, वृत्त ही तो है, दो वृत्त है तो 2 पाई r स्क्वायर, अब प्लस इसका वक्र ले लेना है 2 पाई r h। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, किसका, बेलन का। चलिए समझ लीजिए एक बार ध्यान से। बेलन हो गया। अब अगर बोले खोखला बेलन, बेलन हो गया, अगर बोले आपसे खोखला बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कभी कभार इससे भी दर्शन हो जाता है, तो याद रखिएगा खोखले बेलन का आयतन बस वही करना है, उसका होता है पाई r स्क्वायर h, पाई पाई r स्क्वायर h होता है उसका, है ना। इसमें भी वही लगाना, लेकिन दोनों को माइनस कर देना है, यानी कि बाहरी वाला का आयतन निकाल लेना है, अंदर वाला का आयतन निकाल करके घटा देना है। फॉर्मूला इसमें याद ही नहीं करना है ना। पाई h इंटू बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r, इतना क्या करना है यार, है ना। सिंपली क्या करना है, पाई बड़ी वाला त्रिज्या मान लेते हैं, ये खोखला बेलन है, ठीक है, ये खोखला बेलन है, इसके अंदर दो बेलन बना हुआ है, एक अंदर है और एक क्या है, बाहर है, समझ रहे हैं। तो अंदर वाला का हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, माइनस कर देना है पाई छोटी आर का स्क्वायर h, और दोनों को घटा देना है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। देखिए वक्र पूछेगा तो दोनों का वक्र यहाँ पर हमने बताया है कि बेलन का वक्र क्या होता है, 2 पाई r h, बड़ी आर लेना है छोटी आर लेना है और दोनों को जोड़ देना है, फॉर्मूला नहीं याद रखना है इसमें, ठीक है, पेचीदा हो जाएगा फॉर्मूला। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, गुना कर देना है बड़ी आर माइनस आर प्लस एच, है ना। वैसे कभी कभार इससे क्वेश्चन आता है, उतना आता नहीं है। अगर इसकी मोटाई बोलेगा तो मोटाई जैसी बोलेगा तो बड़ी त्रिज्या में छोटे त्रिज्या को घटा देंगे, तो किसी भी आकृति का मोटाई निकल जाएगा वहां से, समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं, अगर हम छिन्नक का, सॉरी शंकु का पहले बात करते हैं, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई r स्क्वायर h क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई r l, जैसे ये शंकु है, ये आपका ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा इसका हाइट और ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। तो पाई r l यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो अगर यल का मान आप निकालना चाहें, तिर्यक ऊंचाई जिसको कहते हैं यल को, तो रूट अंडर हाइट का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का, वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ पाई r l वक्र है और पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, क्योंकि शंकु में नीचे क्या बनता है, एक वर्ग बनता है, यानी सॉरी एक वृत्त बनता है। समझ में आ गया सबको, फॉर्मूला बस रट लीजिए इसका, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप इसका बन जाएगा, क्योंकि इस सब में कुछ है नहीं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। संपूर्ण बोलेगा पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तो रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सिर्फ फॉर्मूला रटिए, सब कुछ आपका बन जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो हम चैप्टर वाइज करवा देंगे। देखिए छिन्नक का कभी कभार आ जाता है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो हम बता रहे हैं बस वही याद रखिए, ठीक है, जो नहीं, जो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है उसको याद ना रखे तो भी काम हो जाएगा। छिन्नक का कभी कभी पूछता है, अगर डायरेक्ट अगर मैं हार्ड हार्ड क्वेश्चन देगा सीजीएल वगैरह में, तो इससे क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, 1/3 पाई h बड़ी r स्क्वायर प्लस छोटी r स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, गुना देना यहाँ पर इंटू छोटी आर, ठीक है। वक्र बोलेगा तो पाई r l प्लस पाई r l, जहाँ एक बड़ी आर होगा एक छोटी आर होगा, दोनों को जोड़ देना है। संपूर्ण इतना बड़ा आप याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट है ये, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, ये आपका लास्ट है। चलिए ये है आपका गोला। अगर बोले गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र नहीं देगा, गोला का कभी वक्र होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि गोला पूरी तरह से भरा हुआ है, इसका वक्र क्या रहेगा। तो गोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करना है, सिंपली 4 पाई r स्क्वायर, यानी सिंपली ऊपर ऊपर वाला लेना है 4 और पाई r स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये होता है गोला का। अगर हम बात करते हैं अर्धगोला का, अगर हम बात करते हैं अर्धगोला का, तो सिंपली क्या करना, उसमें 4/3 था तो इसमें 2/3 पाई r क्यूब करना है। हाइट इसमें नहीं होता है, अर्धगोला में हाइट नहीं होता है, ठीक है। अर्धगोला में हाइट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि
गोला में तो वैसे भी कहीं भी हाइट आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। और गोला में ये जो त्रिज्या है ये होता है इसकी हाइट के बराबर, है ना। तो इसको भी हम आर मान सकते हैं, यानी कि इसको भी आर, इसको भी आर, याद रखिएगा। तो इसमें हाइट को त्रिज्या का रूप दे सकते हैं। चलिए, तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 πr क्यू। अगर वक्र बोलेगा तो ऊपर वाला ले लीजिए, 2 पाई r स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो 3 πr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों याद रखिएगा, ये सब याद रहता है सबको। 2/3 πr क्यू क्या होता है, अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर वक्र बोलेगा तो ऊपर वाला 2 πr स्क्वायर लेना है, उसमें क्यूब क्योंकि आयतन बोला है ना। और इसका क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर आ जाता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में 3 ले लेना है नीचे, 3 πr स्क्वायर, समझ रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे खोखला गोला। खोखला गोला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार दे देता है, तो अगर आपको नंबर चाहिए फुल में फुल तो इसको भी आप रट लीजिए अच्छे से। तो 4/3 पाई बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू, सिंपली दोनों का आयतन निकाल के घटा देना है ना। चलिए, अगर बाह्य बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 πr स्क्वायर होता है, किसका, खोखला गोला का। चलिए आगे देखिए, खोखले गोला, खोखले अर्ध गोला अगर दे दे तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। खोखले अर्ध गोला 2 πr क्यू माइनस 2 πr क्यू, दोनों जो होता है खोखले अर्ध गोला, जैसे इसके अंदर एक कोई गोला है, इसके अंदर भी कोई गोला आ गया है ना, पूरी तरीके से फुटबॉल की आकृति का है। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर वक्र बोलेगा तो 2 πr स्क्वायर, 2 πr स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले अर्ध खोखले अर्ध गोला का, तब क्या करना है, 2 πr स्क्वायर बड़ी वाला छोटी वाला, और πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, दोनों क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल लगा करके हाइट, इसका जो त्रिज्या होता है वो दोनों का अलग अलग लगा के निकाल सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, इस कारण से हम इसको फास्ट तरीके से कर रहे हैं। तो बस इतना ही था। अच्छा, और भी है प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म हो जाएगा। तो प्रिज्म का भी कभी कभार आ जाता है, जो जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने अच्छे से बताया है ना। तो प्रिज्म का अगर बोले प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो आधार का परिमाप गुना हाइट कर देना है ना। प्रिज्म का भुजा दिया रहेगा तो वहां से आप परिमाप में निकाल सकते हैं ना। तो अगर इसका प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करना है आपको, वक्र क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। काफी इसका बड़ा है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है काफी बड़ा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या करना है, प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, जहां आधार क्या है, प्रिज्म का आधार एक क्या है, आयत का ही तो काम करता है। प्रिज्म का एक आधार क्या है, इस तरीके से होता है ना, ऐसे, और ये पीछे तक गया हुआ होता है इस तरीके, पीछे अंदर, है ना। यहाँ पर एक है ना शंकुनुमा आकृति होता है प्रिज्म में। चलिए, पिरामिड का अगर बोल दे तो क्या करना है, तो पिरामिड का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। पिरामिड का अगर बोल दे, सब कुछ हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। तो पिरामिड का आयतन 1/3 πr स्क्वायर h। पिरामिड एक शंकुनुमा आकृति होता है, तो शंकु का आयतन भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। पिरामिड का वक्र पूछेगा तो 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। अगर पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो वक्र, पिरामिड का वक्र क्षेत्रफल जितना आएगा उसको क्या करना, आधार के क्षेत्रफल से जोड़ देना है, तो आपका पिरामिड का आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर समचतुष्फलकीय का आयतन बोल दे तो √2/12 गुना भुजा का क्यू, और समचतुष्फलकीय आकृति का अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या करना, √3 गुना भुजा स्क्वायर, जहां भुजा आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, है ना। चलिए, अब सम अष्टफलकीय मतलब 8 फलक रहेगा, इसमें कितना सतह रहेगा, 8 फलक, फलक का मतलब सतह होता है। तो सम अष्टफलकीय का अगर आयतन बोल दे आपसे तो 2/√3 गुना भुजा का क्यू, और संपूर्ण क्षेत्रफल बोल दे तो 2√3 गुना भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है, बस एक बार अच्छे से देख लीजिए और सब लोग इसको क्या करिए। चलिए, सारा कुछ हमने करवा दिया, कुछ भी यहाँ पर छूटा उटा नहीं है, ठीक है। तो मेंसुरेशन आपका खत्म हो गया, सारा फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिएगा 1 से 2 पेज में, और अच्छे से उसको रिवाइज करके जाना है। 1 घंटा लगेगा, याद हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।